गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? एस के जोशी, कितना टाइम लगेगा क्लास में? क्लास हो चुकी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कालूराम, साहिना रॉय, मंजू कुमारी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। शिवम नहीं अभी ठीक है। सत श्री अकाल सिमरन, खुशवाहा, राधे कृष्णा, हरे राधे कृष्णा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। साउंड नहीं आ रही है? साउंड इज ओके मैम? राम राम, ओके, राम राम, राम राम। चलिए मैम, आज बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे एक बच्चा आता है और रोज मेरी तारीफ करता रहता है यार, है मैम? आपके पढ़ाने का कोई जवाब नहीं है? अच्छा, अरे ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैम होली ऑफर्स कब आ रहे हैं? होली ऑफर्स आई थिंक कल आ जाएंगे। होली पे जो जितने भी सारे बैचेस हैं उसके लिए जो ऑफर आएंगे वो कल आ जाएंगे, तो डोंट वरी। मैम जेनेटिक डिजीज पूरा नहीं हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूंगी। जेनेटिक डिजीज एक अगले वीडियो में होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, अगले वीडियो में होंगी बच्चा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें अब। मैम BH70 ऑफ कर दिया क्या? हाँ, वो ऑफर बस सिर्फ भरत सर के बर्थडे पे था, अब नहीं है वो BH70। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था हमारा। अब जल्दी से आज इस चैप्टर को निपटाते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। इस चैप्टर के पीछे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। मैंने कहा था इस सिस्टम में हमें ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं, और कौन सी ग्लैंड्स? वो ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं। और कितनी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने मैम हाइपोथैलेमस पढ़ा, उसके बाद दूसरा हमने पिट्यूटरी पढ़ा, उसके बाद हमने तीसरा थायरॉइड पढ़ा था। ये 3 ग्लैंड हमने पढ़ लिए। अब हमें स्टार्ट करने हैं इसके अलावा इन 3 को छोड़कर बाकी आपकी कितनी बची? आपकी 7 हैं, तो बाकी की आपकी 6 और आपको पढ़नी है। ठीक है मैम, होली पर एक बड़ा धमाका चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए बताइए बड़े धमाके में आपको है होली पे? चलिए, तो आज जो अपनी ग्लैंड है बच्चों, वो 3 नंबर पे आप लिखेंगे। 3 नहीं, 4 नंबर हो गया ना आई थिंक, हाँ 4 नंबर हो गया। तो आज जो अपनी ग्लैंड है 4 नंबर वाली, उसका नाम लिखेंगे आप पीनियल बॉडी ग्लैंड। कौन सी? पीनियल बॉडी ग्लैंड। और मैं अगेन आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, जिस ग्रंथियों के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पीनियल बॉडी ग्लैंड, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय, देखो बॉडी का मतलब होता है ना काया, काय, वैसे आप याद रख लो, पीनियल काय ग्रंथि। सॉरी, पीनियल बॉडी ग्लैंड। इससे इसके बारे में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला आपसे पूछे ये कहाँ होती है, आप बताएंगे ये भी हमारे ब्रेन में होती है। अच्छा, अभी CGL के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक ग्लैंड है जो ब्रेन में नहीं पाया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन में पीनियल बॉडी ग्लैंड था, तो पीनियल बॉडी ग्लैंड तो पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आया था अभी, तो याद रखिएगा कि पीनियल बॉडी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में होता है। दूसरा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पढ़ाया था ना, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मैंने कहा था सबसे छोटा एंडोक्राइन पूछे तो वो कौन सा होगा? पीनियल काय ग्रंथि। और इसको छोड़कर फिर सेकंड पार्ट पे कौन सा आता है? तो हमारा पिट्यूटरी आता है। यस नीतीश, आपने बिल्कुल सही बोला है कि सबसे छोटा होता है ये। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है। तो इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। याद रखेंगे कि इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। अब बात आती है कि इस हार्मोन के क्या क्या काम होते हैं। ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, याद रखना, इसके द्वारा एक ही हार्मोन बनाया जाता है, और इस हार्मोन का नाम क्या है? इसका नाम मेलेटोनिन हार्मोन है। और इस हार्मोन को एक दूसरे नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे वाला हार्मोन, ऐसा कहा जाता है। ये अंधेरे में ज्यादा बनता है, अंधेरे वाला हार्मोन, ऐसा कहा जाता है। रात के समय हमारे ब्रेन में जो पीनियल बॉडी ग्लैंड है वो मेलेटोनिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है,
तो ऐसा कहा जाता है कि रात में ज्यादा बनता है। तो आपसे कभी पूछे कि रात में बनने वाला हार्मोन, ज्यादा मात्रा में बनने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। हार्मोन ऑफ डार्कनेस कौन सा है? मेलाटोनिन। अब बात आती है कि ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं मेलाटोनिन के। तो आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के कार्य, क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या कार्य होने चाहिए। इसके बेसिकली जो मेन फंक्शंस होते हैं वो 3 काम होते हैं। सबसे पहला क्या काम करता है ये? देखो, इस हार्मोन का सबसे पहला काम होता है कि हमारी स्किन, आप देखे होंगे हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, इस स्किन का क्या काम। मैम ज्योग्राफी लेक्चर में प्रॉब्लम है, ओके, क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए। देखिए, तो सबसे पहला आप सब जानते होंगे हमारी स्किन का जो कलर है, ये कलर देने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? मेलेटोनिन होता है। याद है, मेलेटोनिन पढ़ाया भी है मैंने कि हमारी त्वचा का, हमारी स्किन का जो कलर है बच्चों, वो क्या होता है? वो क्या होता है बच्चों, आप बताएंगे कि जो हमारी स्किन का कलर है वो मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से होता है। आपकी त्वचा का, आपकी स्किन का जो आपको कलर दिख रहा है, इस कलर के लिए पीछे जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो मेलाटोनिन होता है। आपने देखा होगा जब हम गर्मियों में होते हैं, गर्मियों में जब बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही होती है, जून जुलाई में, तो सनलाइट ज़्यादा आ रही होती है, और जब ज़्यादा सनलाइट आती है तो याद रखिएगा मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है तो आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पर अगर आपने इतना स्लीव का कोई भी शर्ट या कोई आपने टॉप पहन रखा है, तो यहाँ से आपका हाथ जो कवर है उसमें तो बहुत अच्छा आपका सफ़ेद रंग लगता है, और यहाँ आपको टैनिंग हो जाती है, काला काला हाथ पड़ जाता है। तो क्यों? क्योंकि जो आप जब गर्मियों में आप बाहर जा रहे हैं मई और जून के महीने में, तो सनलाइट ज़्यादा है, और ज़्यादा सनलाइट में मेलाटोनिन ज़्यादा बनने लग जाता है, और जब ज़्यादा बनता है तो आपकी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, आप बताओगे? अमन, पॉलिटी की क्लास हो जाएंगी होली के बाद, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। कौन सा एग्जाम आ रहा है? अमन, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? बाकी के सब्जेक्ट तो चल रहे हैं ना, आप इतनी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? डोंट वरी, एसएल सर की क्लास लग जाएगी होली के बाद। एक्चुअली उनके घर में कोई फंक्शन था, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। डोंट वरी, अगर जीएस स्पेशल 6 में पॉलिटी की क्लास नहीं हुआ तो होली के बाद हम या तो उसके सारे एक साथ लेक्चर डाल देंगे। डोंट वरी अमन, हो जाएगा, ठीक है। मैंने सर को बोल दिया, उन्होंने कहा है 13 तारीख के बाद मैम किसी भी दिन आप मेरी क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इतना प्रॉब्लम में मत आए, है ना। चलिए, तो मेलाटोनिन क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है। मेलाटोनिन हमारी स्किन को कलर देता है। जब ये मेलाटोनिन सही अमाउंट में बन रहा है तो हमारी स्किन का जो कलर है वो कलर रहता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दिन में आप सनलाइट में ज्यादा घूम लिया, ठीक है, तो आपकी स्किन क्या होगी, थोड़ी काली हो गई, है ना। बट इसके बाद क्या होता है, रात को आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, इस मेलानिन की क्वांटिटी को वापस नॉर्मलाइज करने का काम करता है। इसको वापस नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो पहला फंक्शन लिखेंगे, इट नॉर्मलाइज्ड द कलर ऑफ स्किन। इट नॉर्मलाइज्ड द कलर ऑफ स्किन। कहने का मतलब है दिन में जो स्किन हमारी काली पड़ गई थी, रात को उस स्किन को वापस आपका जो नेचुरल कलर है उस नेचुरल कलर में लाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। मैंने कहा दिन में मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है, जैसे धूप वूप में जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होने लग जाता है बच्चों, उसके बाद आपका रात को आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है और आपकी स्किन के कलर को वापस नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम होता है रात के समय, दिन में मान लो हमारा ये ब्रेन है, आप सब जानते हैं हमारा दिमाग है, और दिमाग के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ब्रेन सेल्स का नाम क्या होता है बच्चों? न्यूरॉन होता है। और इसी न्यूरॉन की फॉर्म में हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो दिन में आपके कोई न्यूरॉन्स हैं, कोई ब्रेन्स हैं, वो कट गए, टूट गए, फट गए, कुछ ऐसा हो गया, तो रात को इन न्यूरॉन की मरम्मत करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज हेल्पफुल इन रिकवरी ऑफ न्यूरॉन या ब्रेन सेल्स। यह दिमाग वाली कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक है। रात के समय आपका जो दिमाग है वो रेस्टिंग मोड पे होता है थोड़ा बहुत, हाँ, और
जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो निकलता रहता है, और ये हार्मोन क्या करता है, जितने भी ब्रेन सेल्स हैं जो टूट गई फूट गई जो भी हो गई, उन सबको वापस उनकी रिकवरी करने में सहायक होता है। और ये इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस हार्मोन की वजह से, ये हार्मोन है ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर या आपकी विल पावर इंक्रीज करने में काम आता है ना। ये बात आपकी कैप्चरिंग पावर है, मेमोरी पावर है, इन सबको इंक्रीज करने में काम करता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इस हार्मोन का एक काम और होता है। पहला काम क्या था, हमारी स्किन के कलर को नॉर्मल करना। दूसरा, जितनी भी ब्रेन सेल्स हैं जो दिन में कोई डैमेज हो गई थी उसकी वापस रिकवरी करने में सहायक होता है। और 3 नंबर पे जो काम आता है वो क्या काम करता है, आप लिखेंगे इट मेंटेन डाईयूरेनल साइकिल। इट मेंटेन डाईयूरेनल साइकिल। अब इसका मतलब क्या हो गया, डाईयूरिनल साइकिल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा दैनिक चक्र है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब दैनिक चक्र का मतलब क्या है, आप कब खाना खा रहे हैं, कितने खाने का डाइजेशन होना है, कितने खाने का डाइजेशन होने के बाद कुछ वेस्ट फूड बनना है, कितना एक्सक्रीट आउट करना है, कितना एयर इनहेल करना है। आपकी बॉडी में पर्टिकुलर टाइम पर हर एक प्रोसेस होती है ना। तो उसका क्या बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है कि भाई ऐसे खाना खाया, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, देन कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपके बिल्कुल टाइम पर होते हैं। तो इन्हीं टाइम पर होने वाले प्रोसेस को डाईयूरिनल साइकिल कहते हैं। तो ये डाईयूरिनल साइकिल को भी मेंटेन करता है। तो याद रखिएगा कि इस ग्रंथि के 3 काम होते हैं। ये ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन ज्यादा अमाउंट में बनता है रात के समय, और ये हमारी स्किन, जो दिन में हमारी स्किन थी उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको रात को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, हमारी ब्रेन सेल्स की रिकवरी करने में सहायक है, और हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उन सबका पर्टिकुलर एक टाइम होता है, और इसी को बोलते हैं आप डाईयूरिनल साइकिल। उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको पढ़नी है। कौन सी ग्लैंड के अंदर, पीनियल बॉडी ग्लैंड के अंदर। इससे ज़्यादा यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यह बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे 5 नंबर पे जो आपकी ग्लैंड है वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। एक मैंने आपको पढ़ाई थी थायराइड ग्लैंड, ये कौन सी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती हैं बच्चों, लास्ट क्लास याद करो, मैंने कहा था ऐसे आपकी थायराइड होती है। यस मैम, आपने कहा था इस थायराइड के चारों किनारों पर ऐसे 4 पैराथायरॉइड लगी हुई होती हैं। ये एच शेप वाली कौन सी थी, थायराइड। तो आपसे पूछे एच आकार की ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। थायराइड के पैरों में कौन सी है, पैराथायरॉइड। और ये दोनों ही कहाँ होती हैं, हमारे थ्रोट में, हमारे गले में होती हैं। तो पहला क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है, थायराइड के पैरों में। कितनी, 4 होती हैं। उसके बाद आपसे पूछे कहाँ होती है, लोकेशन थ्रोट में होती हैं। अब बात आती है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो आप बताएंगे इसके द्वारा एक ही हार्मोन बनाया जाता है, और कौन सा हार्मोन, तो इसके हार्मोन का नाम लिखिए आप। इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड, या इसका एक नाम होता है पैराथायरॉक्सी। सारे नाम इसी के हैं, पैराथायरॉक्सी। या एक बहुत अच्छा नाम है जो बहुत बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कोलिप्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती है। आप में से बच्चों को आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता ही नहीं कोलिप्स हार्मोन क्या होते हैं। आप बताओगे जो पैराथायरॉइड या पैराथायरॉक्सी हार्मोन होते हैं उसका ही दूसरा नाम होता है क्या, कोलिप्स हार्मोन नाम होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आपसे कोई पूछ ले कोलिप्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती हैं, आप क्या बताएंगे, पैराथायरॉइड ग्रंथि करती हैं। अब बात आती है मैम हार्मोन का नाम तो हमें पता लग गया, अब इस हार्मोन का कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ काम तो होगा। यस, इसका काम है। अब क्या काम है तो वो देखिए, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन लिखिएगा कि इसका काम क्या होता है। देखो, ये हार्मोन क्या करता है, जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा होता है, ये हार्मोन क्या करता है, मान लो यहां पर एक ऐसी आपकी एक बोन है, ठीक है, एक हड्डी है आपकी, इस हड्डी के पास कैल्शियम ज्यादा है, एक्सेस कैल्शियम है इसके पास, कैल्शियम ज्यादा है। ज्यादा कैल्शियम भी हड्डियों के पास खतरनाक होता है।
ठीक है। तो ये एक एक्सेस कैल्शियम है और इस हड्डी के पास ज्यादा कैल्शियम है तो ये हार्मोन निकलेगा, कौन सा, कोलिप्स हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा बच्चों, अपने साथ जो ज्यादा कैल्शियम था उसको कहां पर ले आएगा, ब्लड में ले आएगा, खून में ले आएगा। तो आप याद रखिएगा कि मैम ने एक थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन बताया था, कौन सा था, कैल्सीटोनिन हार्मोन। याद है आपको, इसका जस्ट ऑपोजिट हार्मोन था। क्या क्या काम बताया था मैंने कैल्सीटोनिन का, ध्यान से पढ़ना है ये चैप्टर, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बहुत 50 बार बोल चुकी हूँ ये बात। देखो क्या काम करता है ये कैल्सीटोनिन, कब निकलता है, मैम ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जब हमारे खून के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है और उस ज्यादा कैल्शियम को कहां पर पहुंचाना है, बोन के पास, तो कौन सा निकला, कैल्सीटोनिन। जब हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम और खून के पास कम है तो कौन सा निकला, कोलिप्स हार्मोन। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, जब खून में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा है, कोलिप्स निकलेगा। जब हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है, खून में कैल्शियम ज्यादा है, कैल्सीटोनिन निकलेगा, कैल्सीटोनिन निकलेगा। अब देखो जो काम ये हार्मोन कर रहा था, इसका जस्ट ऑपोजिट कौन काम कर रहा है, कोलिप्स हार्मोन। तो साइंस में जब एक हार्मोन एक काम करता है, उसका जस्ट ऑपोजिट कोई हार्मोन दूसरा काम करता है, तो उसको कहा जाता है काउंटर एक्ट टू ईच अदर, काउंटर एक्ट टू ईच अदर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन कौन से हार्मोन काउंटरएक्ट हार्मोन कहलाते हैं, आप बताओगे कोलिप्स हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, हिंदी में कोई नाम नहीं है। काउंटरएक्ट का मतलब होता है जो काम एक हार्मोन करता है उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरा हार्मोन करे काम, उसको काउंटरएक्ट हार्मोन बोलते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो काउंटरएक्ट हार्मोन कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है पैराथायरॉइड ग्लैंड में, ठीक है। कोलिप्स हार्मोन निकालती हैं, गले में होती है, थायराइड के जस्ट किनारों पे होती हैं, 4 पैराथायरॉइड होती हैं, जो काम कैल्सीटोनिन करता है उसका जस्ट ऑपोजिट करता है। चलो, तो ये आपकी 5 नंबर ग्लैंड हो गई। अब छोटी छोटी बच्ची हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखेंगे थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। कहाँ होती है बच्चों थाइमस ग्लैंड, आप सब जानते हैं थाइमस ग्लैंड जो होती है वो चेस्ट में होती है ना, लड़कों में भी एक, लड़कियों में भी एक। और मैंने आपको बताया था कि थाइमस ग्लैंड एक ही ग्लैंड ऐसी है जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप 26 साल के हो जाओगे, 25 या 26, उसके बाद धीरे 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 इसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे पूछे कभी कि वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है, आप बताएंगे वो एक ही है और वो है थाइमस। बूढ़े लोगों में देखो, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है, लैंग्वेज ये होती है कि बूढ़े लोगों की कौन सी ग्रंथि का आकार छोटा होता है, आप बताएंगे थाइमस ग्लैंड का। जब आप अडल्ट हैं, मतलब 20, 22, 25, 30 साल की उम्र में है ना आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यह ग्लैंड का साइज मतलब मैच्योर कहलाती है ये, है ना, और बहुत अच्छी इसमें हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं। अब बात आती है कि इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है, आप बताओगे इट सिक्रीट थाइमोसिन हार्मोन। क्या बनाती है ये, थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो आपको पढ़ना है। अब इसके फंक्शन के लिए आप यहाँ पर आओ, ध्यान से पढ़ो। हमारे बॉडी में खून होता है, यस मैम होता है। खून में सेल्स होती हैं एक WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, जितने भी इन्फेक्शन हैं उनके अगेंस्ट लड़ाई करना और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का या इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती हैं। ये हमें इम्यूनिटी देती हैं, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। और WBC में एक टाइप होता है बच्चों लिम्फोसाइट, एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी 2 होते हैं, एक बी और एक टी। टी कौन, टारगेट सेल्स होती हैं यहाँ पे, बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। क्या बोला मैंने कहा खून, उस बात को भूल जाओ, खून में WBC होती हैं, WBC में लिम्फोसाइट्स होती हैं। और ये लिम्फोसाइट जो हैं वो बाहर से आए हुए इन्फेक्शंस के ऊपर अटैक करती हैं और उनको मार देती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया आया, उसके ऊपर अटैक करती हैं लिम्फोसाइट्स, बी या टी लिम्फोसाइट, ठीक है।
अब मुझे बताओ हमारे बॉडी में खून कहाँ बनता है? आप सब जानते हो खून कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो अगर मैं आपसे पूछूं डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। अगर मैं आपसे पूछूं लिम्फोसाइट कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं जो बाहर से आने वाले संक्रमण जैसे जीवाणु जैसे विषाणु पर अटैक करती हैं और उनको मार देती हैं और हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं या हमें इम्यूनिटी देती हैं। तो होता क्या है बेसिकली, ये लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं? ये लिम्फोसाइट्स बनती हैं बोन मैरो में। यहां पर एक आपकी हड्डी है, इस हड्डी के बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा है इसको मैंने बोन मैरो बोला। और इस बोन मैरो के अंदर क्या पनपी? इसके अंदर क्या बनी है? लिम्फोसाइट बनी है। ठीक है। और लिम्फोसाइट कितने टाइप की? दो, बी और टी लिम्फोसाइट यहां पर बनी है बहुत सारी, सिर्फ बनी है। और बनने के बाद ये खून में घुलती हैं, ब्लड में, और ब्लड में घुलकर ये भागी भागी कहाँ आती हैं? थाइमस ग्लैंड के थाइमोसिन हार्मोन के पास आती हैं। जब ये आई थी तो इमेच्योर थी, और जब थाइमोसिन हार्मोन से गुजर जाएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? वो मैच्योर हो जाएंगी। उनका डेवलपमेंट, उनका विकास हो चुका होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? आप बताओगे इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, या लिम्फोसाइट के मैच्योर होने में, उनको मैच्योर करने में सहायक होता है। ये एक स्कूल है। जैसे आपका जन्म हुआ तो आप इमेच्योर थे, बाद में आप स्कूल में गए, स्कूल से जब आप बाहर निकले तो आप बहुत मैच्योर हो गए। तो एक तरीके का ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर इन लिम्फोसाइट्स को मैच्योर किया जाता है और इनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे अटैक करना है, कैसे आपको फाइट करनी है, किसके अगेंस्ट। तो आप बताओगे किसके अगेंस्ट? जितने भी इंफेक्शन हैं उनके अगेंस्ट। तो ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने में सहायक होता है। आप समझ गए भाई? ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी? ये इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। तो ये इस ग्लैंड का काम क्या होता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करता है। ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब मैंने बोला बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बूढ़े लोगों को खांसी होता है तो बहुत दिनों तक खांसी रहता है, जुकाम रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों में थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है। बूढ़े लोगों में थाइमोसिन हार्मोन कम बनता है। जब कम बनता है तो लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाती हैं, और जब मैच्योर नहीं होती हैं तो उन लोगों की इम्यूनिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अगर आप 25, 26, 18, 15 साल के हैं तो आपको अगर नॉर्मली जुकाम हुआ है तो आप एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स हैं, वो मैच्योर होंगी, वो अटैक करेंगे, काम कर देंगे वापस। पर बूढ़े लोगों में थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता है। ये आपका 6 नंबर पे ग्लैंड था बच्चों। नेक्स्ट ग्लैंड लिखेंगे 7 नंबर पर, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क। देखो बच्चों यहाँ पर अधि का मतलब है ऊपर, वृक्क का मतलब है किडनी। वो ग्रंथि जो किडनी के ऊपर होती है, हमारी किडनियों के ऊपर पेयर्स में होती हैं। देखो जोड़ी में होती हैं। ये आपकी एक किडनी, ये आपकी दूसरी किडनी, और इन किडनियों के ऊपर ऐसे आपकी एक पेयर का मतलब एक जोड़ी में एड्रीनल ग्लैंड होती हैं। ये आपकी किडनी को आप वृक्क बोलते हैं। और ये कौन सा ग्रंथि? ये एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछे, एड्रीनल ग्लैंड कितनी होती हैं? 2। कहाँ होती हैं? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज, किडनियों के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप याद रखेंगे कि इस ग्लैंड के 2 भाग होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट बनाया मैम ने पिंक कलर वाला, एक कौन सा बनाया? ये रेड कलर वाला। तो एक तो बाहरी भाग, एक अंदरी भाग। इस बाहर वाले को बोलते हैं आप कॉर्टेक्स, और हिंदी में बोलते हैं वल्कुट भाग। ये जो अंदर वाला रेड वाला है ये होता है मेड्यूला, इनर वाला जो अंदर वाला है, और हिंदी में इसको बोलते हैं पिंड भाग। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि एड्रीनल ग्लैंड 2 भागों में बंटी होती है। बाहरी भाग वल्कुट या कॉर्टेक्स, इनर पार्ट पिंड या मेडुला कहलाता है। तो बड़ा ही कॉमन सेंस वाली बात है, जो अलग अलग पार्ट हैं तो अलग अलग हार्मोन्स भी रिलीज होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
ये बताइए मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं और कॉर्टेक्स से कौन से निकलते हैं। तो अब हमें देखने हैं इनसे बनने वाले हार्मोन। तो पहले आप लिखेंगे मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो हम लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आप मेडुला, और मेडुला कौन सा पार्ट है, आउटर या इनर, आप बोलोगे इनर पार्ट। और इस मेडुला से दो टाइप के हार्मोन बनते हैं बच्चों, कौन कौन से, तो आप लिखेंगे एक साइड लिखो एड्रीनिलीन हार्मोन, पहला है ये एड्रीनिलीन, या इसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन हार्मोन। एपिनेफ्रीन या एड्रीनिलीन, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, यही लिखना पड़ेगा। दूसरी साइड आप लिखेंगे हार्मोन का नाम नोर एड्रीनिलीन, या ये किस नाम से मिलेगा हमें, या हमें इसका नाम मिलेगा नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। तो ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं किससे, आपकी एड्रिनल ग्लैंड से। कौन से पार्ट से, मेडुला पार्ट से। देखो फिर सुनो, मेडुला पार्ट से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एड्रीनलिन, एक होता है नोर एड्रीनलिन। इस एड्रीनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन और इसका दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को हार्मोन को एक साथ मिलाकर बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकालीन हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन मतलब कुछ हमारे बॉडी में इमरजेंसी लगती है तभी ये हार्मोन निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकलते हैं ये। इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। आप बताओगे एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन में ही अपने हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से, एड्रीनिलीन, दूसरा नोर एड्रीनिलीन। अब किस टाइप की इमरजेंसी, तो सुनो जरा, जब 3 F लगते हैं, पहला F का मतलब है फियर, फियर का मतलब होता है डर लगना। जब आपको किसी से डर लग रहा है तो उस डर को फील करवाने के लिए कौन कौन से हार्मोन निकल रहे होंगे, एड्रीनिलीन एंड नोर एड्रीनिलीन। आपको डर लगेगा, कुछ देर के बाद आपके अंदर एक अलग सी शक्ति आएगी उस डर को फेस करने की, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे यहां पर फ्लाइट, फ्लाइट, उस डर के अगेंस्ट फाइट करने की आपके अंदर जो मतलब जो आती ना कि डर के अगेंस्ट फाइट करने की आपके अंदर जो क्षमता है वो आपको दिखेगी यहां पर। ठीक है, तीसरा है फाइट। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इमरजेंसी ग्लैंड तीन टाइप के इमरजेंसी पर काम करती है। कौन कौन सी, पहला है फियर, फियर का मतलब होता है डर लगना, जब मुझे डर लगेगा तो मेरे बॉडी में ये हार्मोन निकलेंगे। दूसरा, मैं जब फाइट करूंगी, मेरे मतलब उस डर के अगेंस्ट फाइट करने की जो हिम्मत है वो देंगे ये हार्मोन। तीसरा फ्लाइट, अगर मैं उस डर से, इस डर को फेस नहीं कर पा रही हूं तो मैं उस जगह से हट जाऊंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर गई तो मेरे पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया, पागल कुत्ता पड़ा, मुझे लगा कि कुत्ता मुझे काट लेगा, मुझे भौंक रहा है। तो उस टाइम पे मेरे बॉडी में, उस टाइम पर मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ। डर लगेगा तो क्या क्या होगा, मेरा गला सूखेगा, मेरे को पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, सांस मैं जल्दी जल्दी ले लूँगी और मेरे को पसीना आ जाएगा, है ना। तो ये आपके डर लगने के सिम्टम्स हैं। तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल चेंजेस लाने का काम करते हैं ये दोनों हार्मोन, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मैं उस कुत्ते को पत्थर मारूंगी, मैं ये चाहूंगी कुत्ता मुझे काटे नहीं तो मैं उससे लड़ाई करूंगी, लड़ाई करने का मतलब मैं उसे दूर भगाऊंगी या मैं उससे कोई भी सेफ्टी लेने का कोशिश करूंगी। और तीसरा, मैंने देखा कि ये कुत्ता तो नहीं हट रहा है, मैं ही हट जाऊं, मैं ही वहां से भाग जाती हूं। इसलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड। डू और डाई, या तो करो, उस सिचुएशन को फेस कर लो, या भाग जाओ वहां से, मर जाओ। मतलब अगर आप करोगे नहीं तो आपको कोई मार देगा, तो करो या मरो ग्रंथि बोलते हैं इसको। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो ग्रंथि कौन सी होती है, आप बताओगे वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। कभी कभी यहां लिखा होता है डू और फ्लाइट, कहने का मतलब क्या हो गया, या तो करो या भाग जाओ वहां से, करो या उड़ो, करो या उड़ो, या करो या भागो। और 1F, 2F, 3F, तो ये ग्रंथि का नाम एक ये भी होता है 3F ग्लैंड। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 3F का मतलब क्या है, आप बताओगे फियर, फ्लाइट, फाइट। ठीक है बच्चों, तो डर लग रहा है, डर लगने के टाइम पर जो भी आपके बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप कंपकपा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा, आपको
आपको पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है, ये सारे चेंजेस यही हार्मोन लाते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं? ये मेडुला वाले पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, हाँ, उठो या लड़ो, कुछ भी लिखा हुआ होता है किताबों में, करो या भागो, करो या मरो, करो या लड़ो, तो आप तो याद रखना एक ही ग्लैंड है, वो कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड के भी कौन से पार्ट से बनते हैं? ये मैम एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से बनते हैं। अब बात आती है कि एड्रीनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से क्या बनता है। कोर्टेक्स का मतलब होता है वल्कुट, और वल्कुट का मतलब होता है आउटर पार्ट। कोर्टेक्स का मतलब बाहरी भाग, और इस कोर्टेक्स से 3 तरीके के हार्मोन बनते हैं। इनके नाम बहुत अटपटे से हैं, पर आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, इसमें मैम की कोई गलती नहीं है। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन बनाता है। सबसे पहला हार्मोन होता है यहाँ पर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। दूसरा होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और तीसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये 3 तरीके के हार्मोन, और इन तीनों तरीके के हार्मोन्स को एक साथ मिलाकर बोलते हैं कोर्टिकोइड्स हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? आप बताओगे एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से बनते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन, इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं कोर्टिकोइड्स हार्मोन। ठीक है, तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, आप क्या बताएंगे? एड्रीनल ग्लैंड करता है। अब बात आती है इनके फंक्शंस की। भाई कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, ये ऐसे तो बनते नहीं होंगे। तो देखो ग्लूको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है? एक शुगर। तो ये काम करता है शुगर रेगुलेशन का, शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखता है। शुगर रेगुलेशन का मतलब है किस ऑर्गन के पास, किस सेल्स के पास कितना अमाउंट शुगर होना चाहिए, शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा, इस हार्मोन का काम क्या होता है? इसका काम होता है दूसरा स्ट्रेस रेगुलेशन। कब किस बात का कितना स्ट्रेस होना चाहिए, किस बात का कितना तनाव होना चाहिए आपके शरीर में, तनाव नियंत्रण। पहला क्या था बच्चों, आप बताओगे? शुगर रेगुलेशन। दूसरा क्या था? तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस। शुगर रेगुलेशन का मतलब है कोई भी एक ऑर्गन है, भाई लीवर के पास कितनी शुगर होनी चाहिए, है ना भाई, ब्रेन के पास कितनी शुगर होनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा। किस बात का कितना स्ट्रेस होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा। अब आओ मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलो का मतलब होता है मिनरल्स, और मिनरल्स में इसका काम होता है सोल्ट रेगुलेशन का। सोल्ट का मतलब क्या होता है? नमक। कितना नमक होना चाहिए हमारे शरीर में, नमक नियंत्रण का काम करता है किस ऑर्गन के पास कितना अमाउंट सोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और ये सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाते हैं। क्या, कौन से? सेक्सुअल कैरेक्टर। आप बताओगे लैंगिक लक्षण बनाते हैं ये, मेल में मेल वाले, फीमेल में फीमेल वाले। ठीक है बच्चों, याद रखो कौन कौन सा। अब ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में शुगर आया, 1 एस आया, स्ट्रेस का 2 एस आया, सोल्ट का 3 आया, सेक्सुअल कैरेक्टर का 4 आया। इसलिए इस ग्लैंड को बोलते हैं 4S ग्लैंड। 4S को कंट्रोल करने वाली, 4S को कंट्रोल करने वाली। ठीक है, आप याद रखेंगे। यही ग्रंथि 3F को कंट्रोल करती है। 3F का मतलब था फियर फाइट फ्लाइट, और यही ग्रंथि 4S को कंट्रोल करती है। 4S का मतलब होता है शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बच्चों, इस ग्रंथि की कुछ बीमारियां हैं जो एग्जाम में बहुत बार डिस्कस की जाती हैं, तो आप इस ग्रंथि की कुछ डिजीज लिखो। डिजीज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। जब इस ग्रंथि में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो यहाँ पर कुछ बीमारियां होती हैं, और ये बहुत ही कॉमन सी बीमारियां हैं, तो बहुत बार पूछ ली जाती हैं। डिजीज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आप नाम याद कर लो, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, नाम से ही पूछ ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली आती है कुसिंग सिंड्रोम। कभी सुना है आपने कुसिंग सिंड्रोम?
बहुत बार पूछा जाता है कूसिंग सिंड्रोम किस ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी है। हिंदी में सेम नाम होता है, कूसिंग सिंड्रोम ही बोलते हैं। आप बताओगे कूसिंग सिंड्रोम एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। अब क्या होता है इस ग्रंथि के अंदर बच्चों, कब होता है ये? तो ये होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। जब आपकी एड्रिनल ग्लैंड से हॉर्मोन्स कम बनने लग जाते, ज्यादा बनने लग जाते हैं। हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। जब इस ग्रंथि में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोन ज्यादा बनने लग जाते हैं तो आपको एक सिंड्रोम हो जाता है, उसको बोलते हैं कूसिंग सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में क्या होता है, आपके बॉडी जो है वो, आपके बॉडी के अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाता है और आपका जो फेस है वो मून जैसा हो जाता है। मून का मतलब क्या है? चांद के जैसा हो जाता है आपका फेस, है ना। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है या ऐसा हो, चपटा सा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कूसिंग सिंड्रोम। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कूसिंग सिंड्रोम किस ग्रंथि के हार्मोन इम्बैलेंस होने से होते हैं? आप बताओगे एड्रिनल ग्लैंड। या पूछे वो कौन सा सिंड्रोम है जिसमें इंसान के फेस, चेहरे का आकार चंद्रमा के जैसा हो जाता है? आप बताएंगे कूसिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट बीमारी जो बहुत बार पूछी गई है, एडिसन्स डिजीज। कौन सी? एडिसन्स डिजीज। 2 नंबर लगा के लिखो, एडिसन्स डिजीज। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि एडिसन्स रोग जो है वो कौन सी ग्रंथि के हार्मोन इम्बैलेंस होने से होता है। हिंदी में सेम नाम है एडिसन डिजीज। अब बात आती है ये कब होता है? जब हॉर्मोन्स का सिक्रेशन हाइपो होता है। हाइपो का मतलब है इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो कौन सा? एडिसन्स डिजीज। और बच्चों इसके अंदर क्या हो जाता है, इंसान का वेट कम हो जाता है, उसका आईक्यू लेवल, जो आईक्यू लेवल है वो घट जाता है, वजन कम हो जाता है, इंसान का शरीर सूख जाता है, इंसान की त्वचा जो है वो ड्राई पड़ने लग जाती है और उसके अंदर दरारें सी पड़ने लग जाती हैं और उसको बार बार वॉमिटिंग होती है, बार बार उसको उल्टी आती है। इसको बोलते हैं आपका एडिसन्स डिजीज। क्या? इंसान का आईक्यू लेवल घट जाएगा, वजन कम हो जाएगा, वजन कम घट जाएगा, शरीर सूख जाता है, शरीर के ऊपर दरारें पड़ने लग जाती हैं और उसको बार बार जो भी खाते हैं उससे वॉमिटिंग होने लग जाती है। और ये दोनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन इम्बैलेंस होने से, ये कम बनने से, और जो आपकी कूसिंग सिंड्रोम था वो ज़्यादा बनने से होती हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, 3F 4S को कंट्रोल करती है, 2 होती हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती हैं, और 2 तरीके के यहाँ पर डिजीज हो जाती हैं, कूसिंग सिंड्रोम एंड एडिसन्स डिजीज। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट ग्लैंड है 8 नंबर पर आपकी, कौन सी? पैनक्रियाज ग्लैंड। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैनक्रियास। कौन सी? पैनक्रियास। और पैनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहला क्वेश्चन, पैनक्रियास कहाँ होता है? मैंने आपको बताया है एब्डोमिनल वाले एरिया में होता है, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा वाले भाग में होता है। दूसरा, पैनक्रियास एक कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है बच्चों। इकलौती हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड का मतलब है ये जूस भी बनाती है, ये एंजाइम भी बनाती है और ये हार्मोन भी बनाती है। अब जूस और एंजाइम कहाँ काम आते हैं मैम? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हमें कौन सा पढ़ना है? हार्मोन वाला। तो याद रखिएगा कि पैनक्रियाज हार्मोन, पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम सब कुछ बना सकती है, इसलिए हमने पैनक्रियाज को क्या बोला? मिक्स्ड ग्लैंड बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैनक्रियाज की खोज किसने की थी? आप बताएंगे पैनक्रियाज की खोज लैंगर हैंस ने की थी। कौन से साइंटिस्ट ने की थी? लैंगर हैंस ने। पैनक्रियाज वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगर हैंस।
आप पैनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, कितने टाइप की सेल्स होती हैं आप बताओगे? 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं? तो ये आपको अब याद रखना है। देखिए जरा कौन कौन सी सेल्स होती हैं पैनक्रियाज के अंदर। 1 नंबर पे आती हैं अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। 2 नंबर पे आती हैं बीटा सेल। 3 नंबर पे आती हैं डेल्टा सेल। 4 नंबर पे 4 नंबर पे आती हैं एफ सेल। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं? आप बताएंगे बीटा सेल्स। ऐसा कहा जाता है ये 90% में होती हैं, ये 5% में, ये 2.5% में होती हैं। तो ये आप याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सी हैं? बीटा सेल्स। एक बार फिर रिपीट करो, पैनक्रियास अग्नाशय कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है? आप बताएंगे 4। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ। सबसे ज्यादा कौन सी? बीटा सेल्स। अब बच्चों मेरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के। अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों बनाती हैं हार्मोन। तीनों क्या बनाती हैं? हार्मोन। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? आप सब जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई वो पैनक्रियाज की कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, आप क्या बताएंगे? वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कैटेगरी में आती हैं। एफ सेल क्या बनाती हैं? एफ सेल बनाती हैं जूस। कौन सा जूस? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस जिसको बोलते हैं अग्नाशय रस। और इस रस के अंदर होती हैं बच्चों क्या? एंजाइम। तो एंजाइम और जूस बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होगी? एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? बहिस्रावी। आप देखो यहां पर मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो, इसने एज ए एंडोक्राइन भी काम किया, इसने एज ए एक्सोक्राइन भी काम किया, और जो एंडो और एक्सो दोनों की तरह काम करे वो क्या कहलाती है? वो तो मिक्स्ड कहलाती है। इसीलिए आपने क्या बोला? ठीक है, इसीलिए आपने क्या बोला कि पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो क्या पढ़ना है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, यहाँ नहीं पढ़ना होता है। जिन बैचेस में पढ़ा चुकी हूँ वहाँ आपने पढ़ा होगा, बट जिसमें नहीं पढ़ा है उसमें पढ़ा दिया जाएगा। हमें ये हार्मोन वाली सेल्स पढ़नी है 3, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप नीचे हेडिंग देके लिखेंगे बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी? बीटा कोशिकाएं। तो ये पढ़ोगे। अब बात आती है कि बीटा सेल्स ने क्या रिलीज किया? एक हार्मोन। इस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। बीटा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? इंसुलिन। इंसुलिन नाम सबने सुन रखा है, जहां तक मुझे लगता है सबने सुन रखा है। इंसुलिन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसकी खोज किसने की? आप बताएंगे बेंटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन की खोज करने वाले दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए इसकी खोज पूछ ली जाती है। दूसरा, इंसुलिन के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? कौन सा खनिज पदार्थ है जो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है? आप बताएंगे Zn। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। फिर सुनो, पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं, जो बीटा कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन की खोज बेंटिंग बेस्ट ने की। कौन सा खनिज पदार्थ इंसुलिन के निर्माण में सहायक है? जिंक। अब बात आती है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का काम क्या होता है, क्या काम करता है इंसुलिन? तो आप लिखेंगे इट मेंटेन ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल। ग्लूकोज क्या होता है? शुगर होता है, पढ़ा चुकी हूं। इट मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड।
यह रुधिर में शर्कराओं की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। रुधिर में शर्करा, रुधिर में शर्करा का मतलब क्या? शुगर। और रुधिर में जो शर्करा होती है, शुगर होती है, याद रखिएगा वो कौन सी होती है? वो होती है ग्लूकोज। रुधिर में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाने का काम करता है कि भाई ब्लड के अंदर कितना शुगर होना चाहिए। और ब्लड के अंदर जो शुगर होता है, ब्लड शुगर हम किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज अब कैसे मेंटेन करता है? तो देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, जब आप मान लो आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, तो आपके खून के अंदर शुगर ज़्यादा आएगी, तो आपके खून के अंदर एक्सेस शुगर आ गई। एक्सेस शुगर, ज़्यादा मात्रा की शुगर है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एक्सेस ग्लूकोज आ गया? यस मैम, ये की बात है। तो जब आपके शुगर के अंदर, जब आपके ब्लड के अंदर एक्सेस शुगर आ गया, ये एक्सेस शुगर कहाँ का है? ये खून का है बच्चों, खून का। तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा और वो क्या करेगा? इंसुलिन निकल के इस एक्सेस शुगर को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आएगा और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर देगा हमारे बॉडी में। तो आप याद रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन तब निकलता है जब हमारे खून में ग्लूकोज की या शुगर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, ज़्यादा। तो ये इंसुलिन ज़्यादा मात्रा वाले शुगर को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सेस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो अगर किसी दिन आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई, जब इंसुलिन की कमी है, कमी का मतलब डिक्रीज, तो आप बताएंगे शुगर क्या? ज़्यादा। और जब शुगर ज़्यादा तो आपको एक बीमारी, उस बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज। क्या बोलते हैं उसको आप? डायबिटीज या मधुमेह रोग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है? आप बताओगे इंसुलिन की कमी से, है ना। और वो इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रियास अग्नाशय से। एक बार फिर सुनो, जब खून के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है तो इंसुलिन निकलता है और वो ज़्यादा खून के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस दिन आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई, शुगर ज़्यादा, शुगर की फॉर्म में पड़ी रहेंगी, शुगर ज़्यादा होने से आपको डायबिटीज़, मधुमेह हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी, डायबिटीज़, इंसुलिन की कमी, शुगर ज़्यादा। ठीक है, चलूँ अगली बीमारी पे, अगली सेल पे चलूँ। ये आपको बीटा सेल के बारे में याद रखना था। अब नेक्स्ट सेल आती है हमारी कौन सी? अल्फा सेल। नेक्स्ट सेल आती है हमारी अल्फा सेल। 2 नंबर पे लिखिए अल्फा सेल। अल्फा कोशिकाएं, और ये क्या बनाती हैं? ये जो हार्मोन बनाती हैं, उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है, इसकी खोज की थी किम्बोल एंड मुरलीन ने। किसने? किम्बोल एंड मुरलीन ने। ठीक है बच्चों, अब ये क्या काम करता है? ये इंसुलिन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन ने क्या किया था? ज्यादा शुगर को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये क्या करेगा? जब आपके ब्लड के अंदर शुगर की कमी हो जाएगी तो जो ग्लाइकोजन स्टोर था, उस ग्लाइकोजन को किसकी फॉर्म में ले आएगा? ग्लूकोज की फॉर्म में। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला एंड जो ग्लूकागोन है उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। तो जो ये हार्मोन काम कर रहा है, उसका ऑपोजिट ये हार्मोन काम कर रहा है। तो ये कौन से हार्मोन हैं? ये काउंटर एक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक दूसरे के काउंटरएक्ट हार्मोन कहलाते हैं। तो अल्फा बीटा सेल्स के काम आपको पता लग गए। ठीक है बच्चों, सब समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? कि ऊपर से जा रहा है तुम लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल आप पढ़ेंगे, आप कौन सी? अल्फा होगी, बीटा होगी, अब हमारी आएगी डेल्टा। एफ मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 3 नंबर वाली, कौन सी? डेल्टा सेल।
और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? इसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। तो लिखेंगे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? आप बताएंगे डेल्टा सेल। थोड़ा सा अजीब अटपटे से नाम है पर याद तो करने पड़ेंगे ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। और इस हार्मोन का काम होता है हमारी बीएमआर को रेगुलेट करना। एक होता है बीएमआई, पढ़ा चुकी हूँ न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, बॉडी मास इंडेक्स, ये नहीं बताऊंगी बार बार। ठीक है, ये क्या होता है? बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट हिंदी में बोलते हैं आधार उपापचय दर, पाचन की दर। आप ऐसे याद कर लो, पाचन की दर, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? इस हार्मोन के अकॉर्डिंग ये हार्मोन कहता है हर 500 ग्राम खाने का डाइजेशन हर 5 घंटे में होना चाहिए। ठीक है, हमारे डाइजेशन होने की रेट को रेगुलेट करता है, उसी को आप बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और कितनी होनी चाहिए? हर 500 ग्राम खाने का डाइजेशन हर 5 घंटे में होना चाहिए। इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में, सोमैटोस्टैटिन ने बीएमआर को रेगुलेट किया। एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो मैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? कितना होना चाहिए, कितना होगा तो आप ओवरवेट होंगे, कितना होगा तो आप नॉर्मल हैं, वो सब मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। ये है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये आपका पेनक्रियास ग्लैंड कैसा? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या क्या बनाता है? जूस हार्मोन एंड एंजाइम। अल्फा बीटा डेल्टा क्या बनाती हैं? हॉर्मोन्स। एफ क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो वो कहाँ का पार्ट हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जूस एंड एंजाइम पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो हार्मोन बनाने वाली ये सेल्स थी, तो ये सेल्स मैंने आपको करवा दी। अब लास्ट ग्लैंड बचती है आपकी गोनेट्स। गोनेट्स जिनको बोलते हैं आप लैंगिक जनन ग्रंथियां। ऑब्वियस सी बात है, जो जनन में काम आती हैं गोनेट्स। कहाँ होती हैं? तो आंतों के नीचे, बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, छोटी आंत और बड़ी आंत के नीचे होती हैं ये, ऐसे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में। गोनेट्स दो टाइप की होती हैं बच्चों, मेल में मेल वाली होगी, फीमेल में फीमेल वाला होगा। तो एक साइड लिखें मेल गोनेट्स, और मेल गोनेट्स का मतलब है नर जनन ग्रंथि, वो ग्रंथि जो नर के अंदर होती है और जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। दूसरी साइड होती है फीमेल गोनेट्स। फीमेल गोनेट्स का मतलब होता है मादा जनन ग्रंथि। मादा जनन ग्रंथि जो लड़कियों में होती हैं और जो रिप्रोडक्शन या जनन में काम आती हैं। मेल गोनेट्स का नाम क्या होता है? तो मेल गोनेट्स को बोलते हैं आप टेस्टिस, हिंदी में वृषण बोलते हैं। फीमेल गोनेट्स को क्या बोलते हैं? ओवरी, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं? दो, ये भी वन पेयर। ओवरी भी कितनी होती हैं? वन पेयर। ठीक है, अब बात आता है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन निकालता है। तभी तो हमने टेस्टिस को ग्लैंड बोला। आप बताएंगे टेस्टिस निकालता है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं आप नर हार्मोन, नर हार्मोन। और मेल हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन के क्या काम होते हैं? तो सुनो, टेस्टोस्टेरोन का पहला काम होता है मेल कैरेक्टर लाना, नर में नर वाले मेल कैरेक्टर लाना। दूसरा, जो मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं उनको मैच्योर करना, शुक्राणुओं को मैच्योर करना, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको
मैच्योर करने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन जो नर लैंगिक लक्षण बनाता है, नर के स्पर्म्स जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं उनको मैच्योर करता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ करवाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नर प्रजनन अंग होता है, उसकी ग्रोथ करवाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल गोनेड्स ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं बच्चों। पहला होता है ऑएस्ट्रोजन, ऑएस्ट्रोजन या आप एस्ट्रोजन बोल दो इसको, ठीक है, ओ ई आएगा, है ना, स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, ओ ई, ओ साइलेंट रहता है तो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन में का काम होता है फीमेल कैरेक्टर बनाना, लड़कियों में फीमेल कैरेक्टर बनाता है। दूसरे आप बताओगे, फीमेल कैरेक्टर का मतलब है कि लड़कियों के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी वृद्धि करता है। दूसरा, जो फीमेल के अंदर जो आपके अंडाणु बनते हैं, जो आपके ओवा बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, जो गैमेट सेल्स बनती हैं, उनको मैच्योर करने का काम करता है। एक दूसरा हार्मोन बनाता है ये, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन कब निकलता है, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये दूध वगैरह बनाने में सहायक है। तो आप याद रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, गोनेड्स दो होती हैं, लड़कों में लड़कों वाली को बोलते हैं टेस्टिस, एक पेयर मेल हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये स्पर्म्स को मैच्योर करने का, उनको बनाने में सहायक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस वगैरह की ग्रोथ करवाने में काम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अंदर जो ओवरी होती हैं वो दो टाइप के हार्मोन, एस्ट्रोजन क्या करता है लड़कियों के लक्षण बनाएगा, ओवा अंडाणुओं को मैच्योर करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के केस में बनता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, और ये दूध बनाने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके गोनेड्स थी जो आपकी कंप्लीट हो गई, और ये आज आपका चैप्टर खत्म होता है। कौन सा आप बताएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहीं तक आपको इतनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था। थैंक यू सो मच। अब आप सुनिएगा ज़रा, नेक्स्ट जो मेरी बात है वो ये है कि अब आपकी होली की छुट्टियां स्टार्ट हैं, और होली की छुट्टी आपकी कल से स्टार्ट है। अब आपकी क्लासेस जो हैं वो 13 को होंगी, डायरेक्ट 13 मार्च से आपकी क्लासेस वापस स्टार्ट होंगी। अब आपको भी मैनेजमेंट को फ़ोन नहीं करेगा कि हमारी क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि 13 मार्च के बाद आपकी वापस क्लासेस रिज्यूम होंगी। कल से आपकी होली की छुट्टियां हैं, ठीक है। अब आपकी क्लासेस 13 मार्च को ही डायरेक्टली आपके बैचेस में स्केड्यूल की जाएंगी। प्लस कुछ होली के ऑफर्स आने वाले हैं, जिसमें बैचेस, जितने भी सारे बैचेस रनिंग हैं उन सब पे या अपकमिंग बैचेस पे, तो उसके लिए आप टाइम्स यूट्यूब पे या फिर आप, हाँ, अमित कुमार सेक्स हार्मोन बताया ना मैंने, एड्रेनल ग्लैंड में एंड्रोजन हार्मोन हो गया। ठीक है अमित, ठीक है। तो आप सबको हैप्पी होली, होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप अपनी होली मनाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और ये होली आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और आप अच्छे से एंजॉय करें। जितने भी कलर हैं, वैसे जैसे होली में गुलाल के रंग होते हैं, वैसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आपके बहुत सारे कलर आपकी ज़िंदगी में भर जाएं। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अब हम मिलेंगे 13 मार्च को। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैप्पी होली इन एडवांस, हैप्पी होली। ठीक है, चलिए, कलर वलर से मत खेलना, गुलाल से खेलना, जो पक्का कलर आता है उससे मत खेलना, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।